नमस्कार। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में हम बात कर रहे हैं राष्ट्र की अवधारणा, राष्ट्र का निर्माण और साथ ही आज हम बात करेंगे कि क्या भारत एक राष्ट्र है। भारत में राष्ट्रवाद का उदय 19वीं शताब्दी में, विशेष रूप से जब 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के साथ शुरू हुआ। यह राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक शक्तियों के कारणों के सहयोग का परिणाम था। राष्ट्र निर्माण के लिए सबसे ज़रूरी है राष्ट्रवाद का विकास होना, और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को समझने के लिए हमने इससे पहले वाले वीडियो में राष्ट्र की अवधारणा को समझा था। आज हम देखेंगे कि क्या भारत एक राष्ट्र है। इज इंडिया अ नेशन? क्या भारत एक राष्ट्र है? भारत एक राष्ट्र है या नहीं, यह एक वाद विवाद का और एक मार्मिक चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि भारतवासियों ने 19वीं शताब्दी के मध्य में विश्वव्यापी राजनीति और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से प्रभावित होकर भारत को एक राष्ट्र मानकर इसमें एक स्वायत्त शासन का अधिकार मांगना शुरू किया। और हम ये देखते हैं कि यह प्रयास बहुत लंबे समय तक चला और इस प्रयास में पश्चिमी शिक्षा और पश्चिमी समाज एवं संस्कृति के प्रति राजनीतिक चेतना का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। 1947 में जब स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ भारतवासियों को एक बहुत बड़ी सफलता मिली, और यह सफलता मिलने के पश्चात भारतीय सरकार ने राष्ट्र के प्रशासन का कार्यभार संभाला। भारतवासी वैसे तो अपने देश को एक राष्ट्र मानते हैं, जबकि पश्चिमी विद्वान इसे एक राष्ट्र ना मानकर बहुराष्ट्र संघ का नाम देते हैं, क्योंकि यहाँ विभिन्न राज्य हैं और विभिन्न राज्यों को वो राष्ट्र मानते हैं। तो पश्चिमी विद्वानों द्वारा भारत को एक राष्ट्र के रूप में अस्वीकार करने के जो कारण रहे थे वे थे कि भौगोलिक दृष्टि से तो भारत एक विशाल देश है, जिसमें प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकता, क्योंकि आवागमन के साधनों का विकास नहीं होने के कारण सभी स्थानों पर मतदाता अपना मत का प्रयोग करना संभव नहीं है। दूसरा उन्होंने कारण बताया था कि भारत में शिक्षा का अभाव है, और शिक्षा के अभाव के साथ साथ ही निर्धनता बहुत अधिक है। बहुत सारे परिवार हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करते हैं। साथ ही एक बहुत बड़ी एक कारण है कि यहाँ पे जनसंख्या बहुत अधिक है, और जनसंख्या अधिक है और भारत में स्त्रियों को समानता के अधिकार प्राप्त नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी बोला कि जो अधिकांश जनता है भारत में, उनमें राजनीतिक जागरूकता एवं राजनीतिक प्रभाविता की भावना नहीं है। अच्छे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का यहाँ अभाव है। साथ ही मतदान एक अत्यधिक खर्चीला कार्य है, और खर्चीला कार्य तो है ही, लेकिन यहाँ अज्ञानता है एवं पर निर्भरता है जो ये यहाँ अधिक पाई जाती है। साथ ही यहाँ सामान्य संस्कृति का अभाव पाया जाता है। ये पश्चिमी विद्वान कहते हैं कि भारत को एक राष्ट्र के रूप में अस्वीकार करने के लिए उन्होंने ये कारण बताए हैं, जिनमें हमने देखा कि शिक्षा का अभाव है, निर्धनता बहुत अधिक है,
जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, स्त्रियों में समानता के अधिकार नहीं हैं, अच्छे राष्ट्रीय नेताओं का अभाव है, मतदान अत्यधिक खर्चीला कार्य है। साथ ही एक उन्होंने बहुत ही बड़ी बात कही थी कि सामान्य संस्कृति का अभाव है। इसी बात को कहते हुए फिलिप मैसन कहते हैं कि एक बंगाली और एक पंजाबी में कोई भी समानता नहीं है, जबकि स्पेनवासी और इंग्लैंडवासी लड़कियों में अनेक समानताएं देखी जा सकती हैं। अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेज प्रशासकों का यह विचार रहा था कि अगर भारत को स्वतंत्र कर भी दिया जाए तो इसमें पाया जाने वाला एकीकरण पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। साथ ही शिक्षा का विकास भी जातियों, प्रजातियों और विभिन्न भाषाई समूहों में भेद को समाप्त नहीं कर सकता। ये बात फिलिप मैसन ने कही थी। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जॉन स्ट्रैची कहते हैं कि भारत एक ऐसा नाम है जो एक राष्ट्र का नहीं अपितु अनेक राष्ट्रों का और देशों के संकलन का एक सूचक है, क्योंकि अधिकांश विद्वानों का कहना था कि अनेक भाषाएं होने के कारण भारत में एक राष्ट्र की भावना विकसित नहीं हो सकती। भाषा व्यक्तियों तथा उनकी संस्कृतियों को सरलता से एक दूसरे को भिन्न करती हैं। परंतु आज अगर हम देखें, निष्पक्ष रूप से देखें और भारतीय समाज को देखें, तो भारत निश्चित रूप से एक राष्ट्र है तथा राष्ट्र न होने के जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं। विभिन्न आरोपों के बाद भी हम यह कह सकते हैं कि भारत में अनेक भाषाओं के बावजूद भी एकीकरण पाया जाता है। यानी एक राष्ट्र की एक ही भाषा होना ये उचित नहीं है, क्योंकि भाषा राष्ट्र का अनिवार्य तत्व नहीं है। जैसे कनाडा और रूस में अनेक बहुभाषाएं होते हुए भी उन्हें राष्ट्र होने को कोई चुनौती नहीं देता, वैसे ही बहुभाषाएं राष्ट्र के विकास में बाधा नहीं है। बहुभाषाएं राष्ट्र के विकास में बाधा नहीं है। तो इसलिए भारतीय भाषाओं में अनेकता होते हुए भी भारतीय समाज में एकीकरण पाया जाता है, क्योंकि संस्कृत जो है वह अनेक भाषाओं की जननी है और जिसने एकीकरण लाने में अपना एक विशेष योगदान दिया है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि भारत में ऐतिहासिक एकीकरण पाया जाता है। पश्चिमी विद्वानों ने यह भी आरोप लगाया था कि ऐतिहासिक एकीकरण नहीं है, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से भारत एक विशाल और व्यापक होने के कारण एक राष्ट्र नहीं हो सकता। यह सत्य है कि भारत एक प्राकृतिक सीमा क्षेत्र है और आंतरिक रूप से और दक्षिणी और उत्तरी भाग में दुर्गम पहाड़ों ने दोनों क्षेत्रों की संस्कृतियों को एक दूसरे से पृथक रखा है। फिर भी हम यह कह सकते हैं कि अनेक शताब्दियों से यह भूमि भारतीयों की ही रही है तथा इसमें ऐतिहासिक एकीकरण पाया जाता है। इसलिए भारत को राष्ट्र मानने में प्रादेशिक आधार बाधा नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में विविधता में एकता है। यह सही है कि भारत अनेक प्रजातियों के लोग यहाँ रहते हैं,
अनेक भाषाएं बोलते हैं, अनेक जनजाति के लोग यहाँ पे जीवन अपना स्तर काफ़ी निम्न दशा में काट रहे हैं। फिर भी इन विविधताओं के बावजूद भी भारतीय संस्कृति में मौलिक रूप से एकता पाई जाती है, क्योंकि भिन्न भाषाएं बोलने वाले, भिन्न प्रजातियों के, भिन्न जातियों के होने के बाद भी वो सब क्या हैं? हम सब इस देश के नागरिक हैं, जिसकी एक निश्चित भौगोलिक सीमाएं हैं, सशक्त सरकार है। साथ ही नागरिकों में सबसे बड़ी बात पाई जाती है राष्ट्रीय चेतना की बात, नेशनल अवेयरनेस की बात पाई जाती है। इसलिए हम ये देखते हैं कि भारतीय संभ्रांत वर्ग और मैक्स मुलर जैसे पश्चिमी विद्वान भी भारत को एक राष्ट्र मानते हैं, क्योंकि इसमें राष्ट्र की प्रमुख विशेषताएं विशेष रूप से आध्यात्मिकता एवं भावात्मकता पाई जाती है। और भारत को हम राष्ट्र इस तरह से कह सकते हैं कि इसमें भौगोलिक एकता पाई जाती है, भाषागत एकता पाई जाती है, एक लंबा गौरवमय इतिहास है जिसमें एकता के दर्शन होते हैं, सामान्य साहित्य पाया जाता है जिससे अधिकांश देशवासी प्रभावित हैं। हिंदू धर्म सारे देश को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करता है और हिंदू तीर्थ स्थल देश के चारों कोनों में फैले हुए हैं, जिससे धार्मिक एकता का आभास होता है। साथ ही हम देखते हैं कि जाति व्यवस्था भले ही भिन्नताओं और ऊंच नीच को बढ़ावा देती है, फिर भी हमारे देश में एकता बनाए रखने में यह काफ़ी सहायक है। अंग्रेजी शासनकाल ने भारतीय राष्ट्रीयता को एक नवीन शक्ति तो प्रदान की है, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात भारत को एक प्रजातंत्र और धर्मनिरपेक्ष लोक राज्य के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। और यह इस बात का प्रतीक है कि राष्ट्रवाद के उदय एवं विकास में सभी जनसमूह ने भाग लिया है। इसलिए भारत एक निश्चित रूप से एक राष्ट्र है तथा अमेरिका, रूस तथा ब्राज़ील की तरह ही भिन्न प्रकार के राष्ट्र की श्रेणी में इसे रखा जा सकता है। तो आज हमने देखा कि क्या भारत एक राष्ट्र है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि भारत में राष्ट्रीयता का उद्भव एवं विकास किस तरह से हुआ था। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।